हेलो फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा अध्याय 3 चल रहा है, नवीन राज्यों का उत्थान। नवीन राज्यों के उत्थान में हमने सबसे पहले दक्कन के निज़ाम देखा था, फिर उसके बाद रुहेले तथा बंगस पठान देखे थे, फिर राजपूत, फिर जाट, फिर सिख, मैसूर, अवध और बंगाल। ये हम अंदर अध्ययन कर चुके हैं। और अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, यानी कि जो आए हुए क्वेश्चंस हैं टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें मान सकते हैं, जो बुक के पीछे दिए हुए हैं, एक बार हम उनका अध्ययन देख कर लेते हैं। और उसके पास इनसे रिलेटेड मेरे पास अदर क्वेश्चंस भी है, जो हम देखेंगे कि इन चैप्टर्स से किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस संधि से बंगाल में देश शासन लागू किया गया था? तो हमने पढ़ा था इलाहाबाद की संधि। दो इलाहाबाद की संधि हुई थी, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। जो 12 अगस्त को हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ संधि हुई थी, और जो 16 अगस्त को संधि हुई थी वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। ठीक है। फिर सेकंड है, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो हमने पढ़ा था मीर जाफर को, जिसे क्लाइव का गधा भी कहा गया है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से संधि की थी, तो अलीनगर की संधि की थी। अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? तो हमने पढ़ा था मुंगेर। बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? तो हमने पढ़ा था हेक्टर मुंडो। बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकारों का क्या किया जा रहा था? दुरुपयोग किया जा रहा था। बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे? तो हमने इसमें पढ़ा था कि अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट। अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। और बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? तो क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीता था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ था? तो अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गए थे। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था? तो व्यापार कर। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला था? तो प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? तो ये कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है। सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो मीर जाफर। सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? क्लाइव की कूटनीति। प्लासी कहाँ पर है? तो बंगाल में। 16वीं शताब्दी में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? तो इसका क्या आंसर था? अलीवर्दी खां। बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित थे तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है? तो हमने क्या पढ़ा था? अलीवर्दी खां। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रतिफल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कंपनी द्वारा 24 परगने का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति में विशिष्ट था? आंसर आ जाएगा मीर मदान। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे तो फरवरी 1756 में। बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था? तो मीर कासिम ने। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा साम्राज्य के वजीर के पद पर। मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था? तो राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण। नेक्स्ट, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण नया मोड़ क्या आया? तो उन्होंने क्या कि सने सने नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया। प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा। क्योंकि अंग्रेज सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें आ जाएगा मोहम्मद रजा सिताब राय। तो ये कौन था? ये बिहार का दीवान था। ये मोहम्मद रजा ये बिहार का दीवान था और राजा सिताब राय ये बंगाल का दीवान था। तो ये दोनों सही है। किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो सिराजुद्दौला के। निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर
नियुक्त किया गया था? तो सफदरजंग को। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी राज्य के लिए दुधारू गाय था? तो ये अवध, हमने पढ़ा था अवध। ठीक है। स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर आ जाएगा मुर्शिदाबाद। निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया था? तो शाह आलम, क्लाइव और सुजाउद्दौला, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यानी कि हैदराबाद का निजामुल मुल्क हो गया, और अवध का हो जाएगा सादत अली खां, बंगाल का मुर्शीद कुली खां, और अर्काट का सादतुल्ला खां, यानी कि 2 1 4 3 बी हो जाएगा। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकारों के दुरुपयोग में किसके संबंध बिगड़े थे? तो इसका आंसर आ जाएगा मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर वसूल किया था? आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन मुर्शीद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वालों में से एक था? तो इसमें आ जाएगा सीताराम रे, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा मुर्शीद कुली खां। मीर कासिम द्वारा कंपनी को प्रदत्त जागीरदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? तो इसमें आ जाएगा मुजफ्फरपुर, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव शामिल थे। 1751 में अलीवर्दी खान ने यथार्थ रूप से उड़ीसा का समर्पण निम्नलिखित को कर दिया था। किसको कर दिया था? रघुजी भोसले को। राजवल्लभ, घसीटा बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित में से किसके प्रधान शत्रु थे? सिराजुद्दौला के, हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें आ जाएगा जो जगत सेठ था वो बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। ठीक है। अलीवर्दी खान द्वारा 1751 में उड़ीसा मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो सैनिक दृष्टि से मराठों की क्षीणता। बंगाल में निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम लगाना है। सुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली, सरफराज खां और अलीवर्दी खां। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां और फिर उसके बाद आएगा अलीवर्दी खां। ठीक है। अब नेक्स्ट, बंगाल में मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वह वार्षिक राजस्व हो गया था तो 1,50,00,000। सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने का मुख्य कारण क्या था? तो आंतरिक साझे और विश्वासघात। घसीटा बेगम, शौकत जंग, राजवल्लभ, यार लतीफ खां जानी दुश्मन थे किसके थे? सिराजुद्दौला के। अब ये वाला मिलाना है। हैदराबाद के कौन थे? हैदराबाद निजामुल मुल्क, अवध का सादत खां, बंगाल का अलीवर्दी खां, केरल का मार्तांड वर्मा। आमने सामने 1 2 3 4। बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः कौन थे? तो ये एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासन के साथ बंगाल के सूबेदारों अनुवांशिक हो गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा मुर्शीद कुली खां के समय से ही अनुवांशिक हो गई थी। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था? इसका आंसर आ जाएगा अलीवर्दी खां। बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शीद कुली खां ने कौन सा कदम नहीं उठाया था? तो उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू की, वाला उसने कदम नहीं उठाया था। बंगाल के नवाबों के निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी? तो इसका आंसर आ जाएगा हिंदू और मुस्लिम जनता में सौहार्द बढ़ने में उनकी असफलता। ठीक है, बाकी सारी थी। ये बंगाल में अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण नीतियों का सही मूल्यांकन न कर पाना, अपने अधिकारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को न रोक पाना, एक शक्तिशाली सेना संगठित करने में उनकी विफलता। आंसर हो जाएगा डी। अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सादत खां और बंगाल तथा हैदराबाद के राज्यों के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन समान गुण नहीं थे? तो आंसर आ जाएगा उच्च स्तरीय व्यक्तिगत नैतिकता। बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि लोग यह विश्वास करने लगे थे कि नौशाह खां के शासन के अंतर्गत रह रहे हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा सुजाउद्दीन। 1755 में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बेताल या छाया पुरुष या घासपूस का आदमी कहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम्फिस ने। तो ये हमारे 55 क्वेश्चंस हो गए, जो चैप्टर का एक तरीके से ओवरव्यू भी हो गया है कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मराठा राज्य तथा संघ। कोशिश करेंगे कि सिर्फ 2 वीडियो में ही इस चैप्टर को
कवर करने की कोशिश की जाएगी।